तो ये कहानी हॉस्पिटल से शुरू होती है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पोल है। वो एक बॉडी को ले जा रहा होता है और ये बॉडी होती है एक लड़की की जो कि एक सेलिब्रिटी थी और काफी खूबसूरत थी। इसका नाम एना है। पोल एना की न्यूड फोटो लेकर अपने दोस्तों को भेज देता है। फोटो देख उसका दोस्त इवान और उसका दूसरा दोस्त जावी हॉस्पिटल आ जाते हैं ताकि वो एना को देख सके। यहाँ आने के बाद वो उसकी बॉडी को देखते हैं और केवल देखते नहीं है बल्कि उसके अंगों को छूने भी लगते हैं। स्पेशली इवान ही ये कर रहा होता है। इवान की हरकतों से समझ आता है कि वो एक ठरकी इंसान है, क्योंकि वो पोल से पूछता है कि क्या मुर्दे के साथ सेक्स किया जा सकता है। पोल कहता है कि हाँ किया जा सकता है, और वो इसलिए कह रहा होता है क्योंकि पोल ने ऐसा कई बार कर रखा है। अब यहाँ पर इवान पूछता है कि क्या हम एना के साथ वो कर सकते हैं। यूं तो पोल पहले झिझकता है पर वो कहता है कि हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तो फिलहाल कोई आएगा भी नहीं। अब इवान एना के साथ वो सब करने लगता है और जावी और पोल बाहर चले जाते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। जावी पोल को समझाता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, पर पोल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वैसे भी मर चुकी है। अब इवान वो सब करने के बाद बाहर आता है और वो पो से भी पूछता है कि क्या तुम भी करना चाहते हो, और ये मौका पो कैसे छोड़ेगा, इसलिए वो भी उसके साथ वो करने लगता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सब करते ही करते एना की आंखें खुल जाती है, यानी कि वो जिंदा हो गई है। पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई भूत नहीं है, बल्कि एना सच में जिंदा हो गई है। और जब पोल की नजर उसकी आंखों पर पड़ती है तो वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन जावी और इवान अंदर चले आते हैं। इन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है, लेकिन जो भी हो एना जिंदा हो गई है। इसलिए जावी उसकी हेल्प करने लगता है और इनको कहता है कि हमें डॉक्टर को यहाँ पर बुलाना चाहिए, पर इवान इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि हम एना को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि अब ये जान गई है कि हमने इसके साथ क्या किया है, और अगर इसने सबको बाहर बता दिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर हम देखते हैं कि जावी इनकी बात नहीं मानता और वो एना की हेल्प करने के लिए अड़ा रहता है। इसलिए इवान और जावी के बीच बहस होने लगती है और फिर इनके बीच लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जावी का सर फट जाता है जिससे उसका काफी खून बह जाता है। पो उसकी मदद करने लगता है और उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, पर इवान उसे रोक देता है और वो उसे समझाता है कि सबसे पहले हमें इस जगह को साफ करना होगा ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके। इसलिए थोड़ी देर के लिए जावी को कहीं छुपा देते हैं और ये सब वहीं एना देख रही होती है। वो जानती है कि अगर जावी की जल्दी मदद नहीं की गई तो वो मर भी सकता है। खैर थोड़ी सी इवान की बात सही भी होती है क्योंकि वहाँ पर एक आदमी चला आता है जो कि अस्पताल में ही काम करता है पो की तरह, पर तब तक पो ने सब कुछ साफ कर दिया होता है, इसीलिए ये बच जाते हैं। उस आदमी के जाते ही ये जावी के पास जाते हैं, लेकिन तब तक जावी मर जाता है। वही जो एना ये सब देख रही होती है वो इनसे कहती है कि मुझे बाहर जाने दो और यहाँ पर क्या हुआ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। पर इवान को उस पर भरोसा नहीं होता और वो पो को भी कहता है कि वो उस पर विश्वास ना करे, क्योंकि हम पो को देखते हैं कि वो थोड़ा उसकी बातों से कन्विंस होने लगता है क्योंकि जावी की मौत से वो काफी डर गया है। पर इवान उसे समझाता है कि उसे एना की बातों में नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कि जब इवान पो को समझा रहा होता है उसी दौरान एना एक फोन से अपने पिता को कॉल कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन पर कुछ उन्हें बताती वहाँ पर इवान आ जाता है और वो उससे फोन छीन लेता है। एना कहती है कि उसने अपने पिता को कॉल करके सब कुछ बता दिया है और वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ रहे हैं। इससे इवान और पो समझ जाते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वो फंस चुके हैं, इसलिए ये दोनों उसे बाहर ले जाने लगते हैं। पर उसी दौरान फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। इवान को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए पो एना का मुंह दबा देता है और इवान बात करने लगता है और उसे पता चलता है कि दरअसल एना ने कुछ अभी बताया ही नहीं है क्योंकि उसके पिता बोल रहे होते हैं कि मुझे इस नंबर से कॉल आया था। ये चीज समझते ही ये फिर से एना को अंदर ले जाते हैं और वो कहता है कि हमें एना को मारना ही होगा और साथ ही जावी की बॉडी भी ठिकाने लगानी होगी। अब जावी की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए वो कंटेनर लेने चला जाता है और उसके जाने के बाद एना पो को समझाने लगती है कि यहाँ पर जो भी हुआ है उसमें गलती सिर्फ इवान की है ना कि तुम्हारी, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और उसका साथ नहीं देना चाहिए। यहाँ पो थोड़ा तो उसकी बातों से कन्विंस हो जाता है, पर वो कहता है कि इवान से जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है, उसने जानबूझकर ये नहीं किया। लेकिन एना उसे समझाती है कि दरअसल उसने जानबूझकर ही ये किया है। वो जावी को बाहर ले जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि अगर वो बाहर जाता तो उसका फंसना निश्चित था। इन बातों से पो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर भी वो एना का साथ नहीं देता और उसके हाथों को बांध देता है। अब क्योंकि ये दोनों यहाँ पर नहीं है तो मौके का फायदा उठाकर एना यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे होते हैं इसीलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है कि वो इन दोनों से बचे रहे। और उसी दौरान जब इन दोनों को पता चलता है कि एना भाग चुकी है तो ये तुरंत ही उसे पूरी जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन इवान को एना मिल जाती है जो कि लिफ्ट में होती है। इवान कहता है कि हमें इसे तुरंत ही मारना होगा और ये काम वो पो को देता है, लेकिन पो मना कर देता है। वो कहता है कि ये काम तुम करो,
लेकिन यहाँ पर इवान भी मना करता है। वो कहता है कि मेरे हाथ से पहले ही एक मर्डर हो चुका है और अगर हम फंसते हैं तो सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा, इसलिए ये काम तुम करो। पर इवान मना कर देता है, इसीलिए ये दोनों ही अपना हाथ तकिए पे लगाकर एना को मारने लगते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे एना की सांस फूल जाती है और एक टाइम पर वो मर जाती है। अब इवान तो जावी की बॉडी को ठिकाने की लगाने के लिए चला जाता है। वहीं हम पो को देखते हैं जो कि एना की बॉडी को साफ सुथरा करके स्ट्रेचर पे लेटा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि ऐसे ही मरते रहने की एक्टिंग करते रहना, और तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल उसने एना को मारा ही नहीं था। खैर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब इवान को पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जाते समय इवान को पता चलता है कि उसका आईडी कार्ड तो वहीं रह गया है, इसलिए वो वापस आने लगता है। पो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं तो इवान की नजर एना पर पड़ी है जो कि वहीं खड़ी होती है और ये देख उसे पो पर गुस्सा आता है क्योंकि ये बात उसने उससे छुपाई और वो उसे मारने लगता है। पर तभी एना एक कैंची लेकर इवान के गले में घुसा देती है जिससे इवान मारा जाता है। पो शॉक हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जा ही तो रहे थे। पर इसके बाद एना पो को भी मार देती है और वो कंटिन्यूसली उसके पेट में चाकू मारने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। अब देखो एना जिंदा कैसे हुई ये तो इस फिल्म में बताया नहीं गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि एना असल में कभी मरी ही नहीं थी। मतलब कुछ देर के लिए वो मरी थी, लेकिन जब पोल उसके साथ वो कर रहा था तो झटके मिलने से शायद उसका दिल फिर से धड़कने लगा हो। दरअसल ऐसा कभी कभार हो जाता है, कभी कभार इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है लेकिन एक दो झटके देने के बाद वो फिर से चालू हो जाता है। तो शायद एना के साथ भी यही हुआ हो। दूसरी बात कि पो को उसने क्यों मारा, तो पहली बात कि पो कोई शरीफ इंसान तो था नहीं, उसने एना की तरह ही ना जाने कितनों के साथ वैसा किया हो और अगर एना उसे ये ना कहती कि इन सब का इल्जाम इवान पर आएगा तो शायद वो उसकी बात मानता ही नहीं और वो उसे मार देता। इसीलिए एना ने उसके साथ वो किया जो कि डेफिनेटली सही भी है। ये थी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज की कहानी और मेरी पिछली वीडियो थी 65 मूवी के ऊपर जो कि एक साइंस फिक्शन है और उस मूवी में दिखाया गया है कि एक इंसान उस समय पहुंच जाता है जब चिक्सुलू नाम का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था और ये वही एस्टेरॉइड था जिसने डायनासोर्स का खात्मा किया था। तो कहानी काफी अच्छी है, इसी साल रिलीज हुई है और इसे प्रोड्यूस किया है नन अदर देन सैम राइमी ने।